जी हाँ दोस्तों, ये तो गजब हो गया। शाह साहब का ऑपरेशन पूरा का पूरा उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। ममता बनर्जी की बड़ी जीत, और इधर जीत मिलते ही ममता ने सीधे दे डाली शाह को चेतावनी, चुनौती, और इधर नोटिस जारी होते ही बौखलाए टीएमसी के बागी, मारी पलटी। तो क्या जा रही है सांसदी? कैसे फंस गए शाह साहब? बीजेपी की किस तरह से सारी नीति रणनीति उसी पर औंधे मुंह। दोस्तों जरा सोचिए ना, अगर किसी राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई अब सीधे दिल्ली की सत्ता से टकराने लगे, अगर बागियों के बड़े बड़े दावे नोटिस जारी होते ही लड़खड़ाने लगे, अगर जिन सांसदों को नई सियासी मंजिल का भरोसा था अब वो अपनी सदस्यता बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे, और इसी बीच ममता बनर्जी खुलकर ऐसी वार्निंग दे दें शाह साहब को, तो क्या इसे माना जाए, क्या समझा जाए? क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसा सियासी खेल चल रहा है जिसकी भनक अब खुलकर सामने आने लगी है? क्या बीजेपी के कथित बहुचर्चित ऑपरेशन लोटस अब उसी पे भारी पड़ने लगे हैं? आज आपको दिखाते हैं कैसे नोटिस जारी होने के बाद पूरे घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया है और बागी सांसदों की सदस्यता पर सवाल उठने लगे हैं। क्यों कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं अचानक ठंडी पड़ गई? आखिर बीजेपी को क्यों बैकफुट पे आना पड़ा? ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कह दिया? सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी अमित शाह ममता बनर्जी को घेरने के लिए, ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए बैठी है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने टीएमसी अध्यक्ष बनते ही कैसे बागियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों, ममता का बयान आप देखिएगा, उससे पहले देखिए कैसे नोटिस जारी होते ही रातों रात पूरा खेल पलट गया है। मानो बागी सांसद घुटने पर आ गए। खबर देखिए, ममता बनर्जी ने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर मुझे रोकना है तो मारना पड़ेगा। गद्दारी की भी एक सीमा होती है। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, उन्होंने बागी नेताओं को सीधे चुनौती दे डाली। कहा अगर हिम्मत है तो जाओ ना, भाजपा में शामिल होकर दिखाओ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बंगाल में अमित शाह ने, बीजेपी ने वो कर दिखाया जो अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। यानी जिस गुजरात लॉबी और बीजेपी ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को तोड़ा, उन्हें अपने पार्टी में शामिल हालांकि नहीं करवाया। अमित शाह भी खैर अच्छे से जानते हैं अगर इन बागी सांसदों की सांसदी गई तो बीजेपी पर, उसके ऑपरेशन पर और उसकी डबल फजीयत होने वाली है। और यही वजह है कि स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों के एनसीपीआई में मर्जर को लेकर अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। कानूनी राय लेने की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पहले खबर थी कि मोदी कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है, इन बागियों को जगह मिल सकती है, लेकिन अब साफ हो गया कि मॉनसून सत्र जो कि संभवतः 20 जुलाई से होना है, मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अमित शाह फिलहाल कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि एनडीए के 2/3 बहुमत में अभी भी 41 या 42 सांसद कम हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों को नाराज करना और उसका जोखिम उठाना बीजेपी के लिए तो भारी पड़ सकता है। और दोस्तों, इस पूरे खेल को समझते हुए, भांपते हुए ममता बनर्जी ने खुद टीएमसी अध्यक्ष का पदभार संभाला है। আর যিনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে, কিন্তু এটা আমি নিশ্চয়ই বলবো না যে আপনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বলে আপনি তৃণমূলটা করেননি। আপনিও কংগ্রেস করতেন একদিন, আপনিও নির্বাচনে অনেকবার হেরেছেন এবং আপনার জন্য আমি বারবার যেতাম আপনার কেন্দ্রে, সেটা আমার কর্তব্য ছিল, এর জন্য আমি কোনো কৃতিত্ব নিচ্ছি না। এবং আপনিও প্রায় 10-11 বছর তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএ হিসেবে আপনি মন্ত্রী ছিলেন, কখনো ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার, কখনো ইরিগেশন মিনিস্টার, কখনো 6টা জেলার দায়িত্বে ছিলেন, জেলা পরিষদ, গ্রামসভা, পঞ্চায়েত তৈরিতে সাহায্য করেছেন এবং সাহায্যের হাতও বাড়িয়েছেন, সাহায্যের হাতও নাড়িয়েছেন।
আমি কিন্তু সবটাই জানি। হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড থেকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সবটাই তো আমাদের সরকার আপনাদের দিয়ে চালিয়েছে। তো হঠাৎ আজকে মাত্র 3-4 বছরের মধ্যে যারা সাধু তারা আপনাদের সাথে গিয়ে সাধু হয়ে গেল, আর যারা কোনোদিন কিছু পায়নি, লড়াই করেছে, তাদের পেছনে লেগে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করাচ্ছেন। একটা কথা মনে রাখবেন, ম্যান পোজেস, গড ডিসপোজেস। অ্যাট্রসিটিস করবেন না, এটা কিন্তু একদিন ফিরে আসতে পারে। মনে রাখবেন, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ এ রিঅ্যাকশন। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी बागी गुट को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। देखिए ना, वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के मुताबिक जब तक मूल पार्टी ना चाहे तब तक 2/3 सांसद अपनी मर्जी से किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते। और इसी कानूनी पेच की वजह से अब बागी सांसदों की सांसदी पर तलवार लटक रही है। और स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को सुनने का फैसला किया है। तो क्या अमित शाह अपने ही बनाए ऑपरेशन लोटस की जाल में उलझ गए, फंस गए? क्या फजीहत से बचने के लिए स्पीकर बिरला बागी सांसदों की सदस्यता खारिज करेंगे? फैसला दोस्तों सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति का नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों की राष्ट्रीय राजनीति का भी हो सकता है। अगर बागी सांसदों की सदस्यता पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है, उसके असर संसद से लेकर सत्ता के समीकरण तक दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से मोदी सरकार का विरोध और अधिकतर युवा, जवान, किसान, महिलाएं, बहुताया लोग विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार अपने आप को मजबूत कि कोई फर्क ही ना पड़े, इतनी अपने आप को उस कोशिश में क्या अब उलझ गई है खुद बीजेपी। और इधर अगर बागी गुट राहत पाने में सफल रहता है तो यह भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। अब दोस्तों, इस बीच सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह पूरा घटनाक्रम बीजेपी की रणनीति के लिए नई मुश्किल खड़ी करेगा, या फिर सत्ता पक्ष इस चुनौती से भी निकल जाएगा। चाणक्य नीति लगाकर पावर, वो कथित खेल, उपयोग और दुरुपयोग जांच एजेंसियों का, क्या ममता बनर्जी का ये आक्रामक रुख आने वाले वक्तों में क्या दशा और दिशा बदलेगा, या सियासत एक बार फिर नया मोड़ लेगी? खैर दोस्तों, ममता बनाम शाह की इस जंग में आपको क्या लगता है, कौन बाजी मारेगा, कौन किस पर हावी होगा, किसका खेल उसी पर उल्टा पड़ेगा? राय जो भी हो आप जरूर दीजिएगा। लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। কোনো বেইমানি করে চলে যাননি বিজেপি আশ্রয়, তাদের সকলকে আমার অনেক সলিডারিটি, আমার অনেক স্যালুট, আমার অনেক অভিনন্দন, আমার অনেক শুভেচ্ছা জানাই। কয়েকদিন যাবত আপনারা লক্ষ্য করছেন আমার দলের সহকর্মীরা বলছেন, স্পোক্স পার্সনরা বলছেন, কিন্তু আমি খুব কম কথা বলছি। তার কারণ কখনো কখনো আমি মনে করি নীরবতাই কিন্তু আসল কথাটা বলে। আজকে অনেকদিন বাদে অনেকের অনুরোধে আমি ফার্স্ট টাইম লাইভে কয়েকটি ছোট ছোট কথা বলতে এসেছি। যদি আপনারা ধৈর্য ধরে শোনেন আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আমি গতকালও দেখলাম বিজেপি ভোট লুট করে ক্ষমতায় এসছে, এটা আমরা সবাই জানি। এসআইআর লুট করেছে, ভোট লুট করেছে, কাউন্টিং লুট করেছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে কাউন্টিং সেন্টার দখল করেছে, হাইজ্যাকিং করেছে কাউন্টিং সেন্টার। তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু বলেছি যে ঠিক আছে, একটা নতুন সরকার যেভাবেই হোক এসছে, একদিন তো প্রমাণ হবেই, এবং প্রমাণ আমাদের কাছেও আছে, তারা কাজ করুক। কিন্তু কাজের বদলে আমি দেখছি সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে দেওয়ার একটা প্রবণতা চলছে। মহা সন্ত্রাস, এমন সন্ত্রাস শুরু হয়েছে যে যারা আমাদের পক্ষে, যারা আমাদের সাথে আছে, আমাদের কর্মীরা, সহস্র কর্মীদের বিনা কোনো কেস থাকা সত্ত্বেও, এবং যে কেসের কোনো ভ্যালু নেই, কোর্টের অর্ডার না থাকা সত্ত্বেও, তাদের দিনে দুপুরে চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, গাঁজা, এই সমস্ত নানা রকম বাজে বাজে কেস দিয়ে, যার সাথে কেসের কোনো সম্পর্কই নেই, তাদের লকআপে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
অনেক সাধারণ মানুষ ঘর ছাড়, অনেক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ঘর ছাড়।